जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मैं मनीष ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की। और दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम इस वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ का इतिहास। किसका भाई? मेवाड़ के इतिहास के बारे में हम इस वीडियो में मतलब डिस्कस करेंगे और उसको मतलब एकदम तरतीब से समझेंगे। यानी कि कहीं से भी अपना क्वेश्चन अगर एग्जामर उठा के दें तो हम उसको राइट कर सकें। और दोस्तों, हम देखते हैं प्रत्येक स्टेट लेवल के एग्जाम में मेवाड़ के इतिहास से अक्सर 1 से 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। शायद कोई युद्ध से संबंधित हो या फिर किसी साहित्य से संबंधित हो, संगीत से संबंधित हो, कहीं से भी ट्यूशन जो मतलब डाला जाता है तो हम यहाँ से देखते हैं 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं मेवाड़ के इतिहास की। तो दोस्तों, मेवाड़ का प्राचीन नाम सबसे पहले देखते हैं कि जो मेवाड़ आज का मेवाड़ है उसको प्राचीन टाइम में किन किन नामों से मतलब जाना जाता था। तो दोस्तों, प्राचीन नाम यानी कि मेवाड़ का प्राचीन नाम देखें, मेदपाट के नाम से भी इसको जाना जाता था प्राचीन समय में, प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था, सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। भाई देखें, मेदपाट, प्रागवाट और सिवी जनपद, इन तीनों नामों से किन को जाना जाता था भाई? तो बात करेंगे यहाँ पर अपन मेवाड़ की। किसकी बात करेंगे? मेवाड़ की। यानी कि मेवाड़ को दोस्तों सिवी जनपद, प्रागवाट, मेदपाट के नामों से भी जाना जाता था। दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासक था। मेवाड़ में किस वंश का शासक था भाई? तो आप बात करेंगे गुहिल वंश की। किसकी बात करेंगे? गुहिल वंश। तो दोस्तों, मेवाड़ में गुहिल वंश का शासक था तो इस वंश का कोई संस्थापक भी तो होगा ना भाई। ये तो वाजिब बात है ना। अगर किसी वंश का शासक मतलब था वहाँ तो वो शासक जैसे, तो उसका संस्थापक कौन था, इनके बारे में भी तो हमको जानना पड़ेगा ना। तो देखिए, बात करते हैं अपन गुहिल वंश की। तो भाई देखिए, गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल वंश की जो स्थापना दोस्तों इस गुहिल ने की थी। किसने की थी? गुहिल ने। तो दोस्तों, गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य। क्या नाम था भाई? तो गुहिल के पिता का नाम था शिलादित्य। और ये शिलादित्य दोस्तों वल्लभी का राजा हुआ करता था। कहाँ का भाई? वल्लभी का राजा हुआ करता था मतलब शिलादित्य। और शिलादित्य का पुत्र था गुहिल। और इसने है जो यहाँ पर मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। कब की गई थी? तो गुहिल वंश की स्थापना दोस्तों 566 ईस्वी में, यानी कि 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना गुहिल ने की थी। किसने की थी? गुहिल ने की थी, भूलोगे नहीं। इस वंश में 24 शाखाएं थी। किस वंश में भाई? तो गुहिल वंश में। गुहिल वंश में कितनी शाखाएं थी? तो आप बात करेंगे 24 शाखाओं की। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप करेंगे गुहिल ने। कब की थी? तो आप बताएंगे सीधा 566, भूलोगे नहीं। देखिए, फिर बात करते हैं अपन मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसके बारे में। तो दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। क्या थे भाई? मेवाड़ के गुहिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। और गुहिल राजा मतलब सूर्यवंशी हिंदू थे। क्या थे भाई? गुहिल राजा क्या थे? तो आप बात करेंगे यहाँ पर सूर्यवंशी हिंदू। क्या थे भाई? गुहिल राजा सूर्यवंशी यहाँ हिंदू थे गुहिल राजा। फिर देखिए, आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर इसमें गुहिल वंश में अपन सबसे पहले बात करेंगे अपन बप्पा रावल की। बप्पा रावल की बात करेंगे, यानी कि मेवाड़ का जो संस्थापक है दोस्तों वो है बप्पा रावल। कौन है भाई? बप्पा रावल। देखें, बप्पा रावल की यहाँ अपन बात करेंगे तो बप्पा रावल दोस्तों ये हरित ऋषि का शिष्य था। किसका शिष्य था भाई? हरित ऋषि का। भूलोगे नहीं। बप्पा रावल किसका शिष्य था? तो आप बताएंगे हरित ऋषि। दोस्तों, बप्पा रावल हरित ऋषि का शिष्य था। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं अपन 737 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर यह अधिकार कर लेता है। कौन? तो बप्पा रावल। कौन कर लेता भाई? बप्पा रावल। ये बप्पा रावल है जो मान मौर्य को हराकर, किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर। कब हराया इसने? 737 ईस्वी में। और मान मौर्य को हराकर कहां पर ये मतलब अपना अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर। कहां पर भाई? चित्तौड़ पर ये अपना अधिकार कर लेता है। और अपनी राजधानी है जो ये नागदा को बनाता है। कौन बनाता है? बप्पा रावल। नागदा कहां पर है दोस्तों? नागदा है उदयपुर में। कहां पर है भाई? नागदा है उदयपुर में। तो बप्पा रावल ने अपनी राजधानी कहां पर मतलब बनाई? तो आप बात करेंगे नागदा में। ठीक है। देखिए, फिर नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो बप्पा रावल ने। किसने करवाया भाई? बप्पा रावल ने नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं, यानी कि आपको असंगत बताना होगा। तो जैसे एक तो ये दे दिया, मान लो नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था, मतलब बप्पा रावल से संबंधित अगर ऐसे टॉपिक मतलब बनता है तो उसमें सारा आपको ऑप्शन दे देंगे जिसमें ये बताएंगे, एक कोई अलग से दे देंगे यानी असंगत दे देगा। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते थे। मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों वो स्वयं को एकलिंग जी के दीवान, देखिए एकलिंग जी के दीवान मानते थे अपने आप को, ठीक है भाई। बाप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए, किसको भाई? बाप्पा रावल दोस्तों मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी, गजनी कहाँ पर है दोस्तों? तो आप बात करेंगे अफगानिस्तान में। कहाँ पर है भाई? अफगानिस्तान में। तो दोस्तों बाप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराता हुआ गजनी तक चला जाता है। कहाँ तक? अफगानिस्तान तक ये मतलब चला गया था मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक, और गजनी के राजा सलीम को ये युद्ध में हरा देता है, ठीक है भाई, और उसको गजनी के राज से उसको हटा देता है। और वहां पर कहां पर भाई? तो गजनी की बात चल रही, तो गजनी में अपने भांजे को ये राजा बना देता है। किसको भाई? अपने भांजे को गजनी का राजा ये बना देता है। कौन बना देता है? बप्पा रावल। किसको हटा के? तो राजा सलीम को हटाकर, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना दोस्तों चार्ल्स मार्टेल यानी कि फ्रांसीसी सेनापति से की थी। बप्पा रावल की तुलना सीवी वेद ने किन से की थी? सवाल ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। सवाल कैसे बनेंगे भाई? ऐसे ही बनने वाले सवाल। तो आप बताएंगे सही ऑप्शन में चार्ल्स मार्टेल। तो दोस्तों चार्ल्स जो मार्टेल है ये फ्रांसीसी सेनापति था। इसके मुकाबले बप्पा रावल को बताया है किसने? तो सीवी वेद ने। सीवी वेद ने बताया है बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति के समान, यानी कि इसकी तुलना है जो इससे की थी फ्रांसीसी सेनापति से। बप्पा रावल ने दोस्तों मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में 115 ग्रेन के सोने के सिक्के किसने चलाएंगे? तो आप बात करेंगे बप्पा रावल ने चलाए। बप्पा रावल ने मेवाड़ में कितने ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए? तो आप बताएंगे 115। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है भाई, वीडियो पूरा देखेंगे तो आपकी कुछ चीज़ें समझ में आएगी, किताबें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अब मैं आपको मतलब हर रोज़ इसी टाइप के एक दो वीडियो में आपको मतलब देता रहूँगा ताकि आपको मतलब बुक ना देखनी पड़े और आपका काम यही सही हो जाए, ठीक है ना भाई। और जो लोग पीडीएफ की बार बार बात कर रहे हैं सर पीडीएफ दो पीडीएफ दो, तो पीडीएफ अगर आपको मैं पीडीएफ देता हूँ, देखिए भाई अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो इसका मतलब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं आपका सिलेक्शन नहीं चाहता, श्योर बात है। क्या करोगे पीडीएफ लेके? खूब किताबें पढ़ी है आपके पास, क्या करोगे? पढ़ते तो हो नहीं उसमें से आप लोग, पीडीएफ आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आप जब वीडियो देखोगे ना तो वीडियो देखोगे तो चीज़ें आपके ज़्यादा समझ में आएगी और एकदम से मतलब बहुत जल्द समझ में आएगी, ठीक है, जो लंबे टाइम तक आपको याद रहेगी भाई, ठीक है भाई। फिर आगे चलते हैं अपन, देखें 115 ग्राम के सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए भाई? सोने के सिक्के। बप्पा रावल ने मेवाड़ में 115 ग्राम के किसके सिक्के चलाए? तांबा, सोना, बताएं भाई, चांदी ऐसे आ जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? तो सोने के सिक्के इसने चलाए। बप्पा रावल का वास्तविक नाम दोस्तों काल भोज था। क्या था भाई? देखिए काल भोज था। बप्पा रावल का वास्तविक नाम की बात करें तो आप बताएंगे काल भोज था। क्या था भाई? काल भोज। किसका नाम था वास्तविक? आप बताएंगे बप्पा रावल का। भूलोगे नहीं, बस ध्यान से देखो वीडियो को। देखें फिर है बप्पा रावल की उपाधियां। तो दोस्तों बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में भी हम थोड़ा यहां पर देखते हैं, कहां से क्वेश्चन बनेगा। अपन उस प्रत्येक जगह को हम यहां देखने वाले हैं क्लास में, तो वीडियो ऐसे मतलब मिस करके ना जाएं, ठीक है भाई। बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में देखें दोस्तों, तो हिंदू सूरज संबंधित है। जैसे 2-3 राजाओं के नाम दे दिए आपको, तो आप उसमें राइट करोगे बप्पा रावल। किससे संबंधित है भाई? बप्पा रावल से ये संबंधित है हिंदू सूरज। राजगुरु बप्पा रावल की उपाधि थी भाई। सकवे यानी कि चारों दिशाओं का विजेता। सकवे का क्या मतलब है भाई? देखिए सकवे का मतलब है चारों दिशाओं का विजेता। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप बात करेंगे बप्पा रावल। किसके भाई? बप्पा रावल के बारे में बात करेंगे। राजगुरु जो है किसकी उपाधि है? तो आप बात करेंगे बप्पा रावल की। दोस्तों हिंदू सूरज के नाम से जाना जाता है, तो आप बात करेंगे बप्पा रावल की। भूलोगे नहीं भाई। बप्पा रावल की उपाधि क्या क्या होगी? एक बार फिर से रिपीट करें मेरे साथ। देखें थोड़ा टाइम आप दोगे ना तो ही चीज़ें सीख पाओगे। ऐसे जल्दबाजी में आप कुछ देर मेरा वीडियो देखते हो, कुछ देर किसी और का देखते हो, तो भाई कोई काम होने वाला है नहीं,
ठीक है। हिंदू सूरज, राजगुरु, सकवे यानी कि चारों दिशाओं का विजेता, ये जो 3 उपाधियां हैं दोस्तों, ये बप्पा रावल की उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां भाई? बप्पा रावल की ये उपाधियां हैं। बप्पा रावल के बाद में हम मेवाड़ के इस इतिहास में हम देखेंगे अल्लट को। किसको भाई? अल्लट को देखेंगे। तो दोस्तों अल्लट का अन्य नाम अगर यानी कि उपनाम इसका एक और था, आलू रावल। क्या था भाई? देखिए, आलू रावल। आलू रावल इसका एक उपनाम था। आलू रावल किसका उपनाम था? क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो आप सीधा बताएंगे अल्लट का। किसका भाई? अल्लट का उपनाम था आलू रावल। दोस्तों आलू रावल ने दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया। किसको बनाया भाई? आहड़ को बनाया। दोस्तों आहड़ में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अल्लट ने करवाया, ठीक है। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की। किसने की? तो आप बात करेंगे यहाँ पर अल्लट। दोस्तों अल्लट ने की। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था भाई? हरिया देवी से। हरिया देवी कौन थी? तो हूण राजकुमारी थी। कौन थी भाई? हूण राजकुमारी थी, जिससे अल्लट ने है जो शादी की है। देखिए अल्लट के बारे में, अल्लट का उपनाम क्या था? आलू रावल। दूसरी राजधानी इसने मतलब नागदा के अलावा किसको बनाया? तो आप बात करेंगे आहड़ को। आहड़ में बरहा जो मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आप बात करेंगे अल्लट की। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो आप बात करेंगे अल्लट की। भूलोगे नहीं भाई, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुन लो, फिर उसके बाद में एक आध बार और रिवीजन कर लेना हो सके तो एग्जाम के जस्ट नज़दीक टाइम में, ठीक है। अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी से इसने जो है शादी की थी। फिर बात करते हैं अपन मेवाड़ के इस इतिहास में जैतर सिंह की। किसकी बात करते हैं भाई? जैतर सिंह की। तो दोस्तों जैतर सिंह का जो शासनकाल था 1213 से लगा के 1250। कितने भाई? 1213 से 50 तक। 1213 से 1250 तक जो शासनकाल था मेवाड़ के इतिहास में, वो था जैतर सिंह का। किसका था भाई? जैतर सिंह का। भूताला का युद्ध, दोस्तों एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध था भाई? भूताला का युद्ध था। भूताला वर्तमान में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो आप बात करेंगे उदयपुर। किसकी बात करेंगे भाई? उदयपुर। भूताला का युद्ध उदयपुर जो है 1227 में हुआ था। कब हुआ था? 1227 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ? किन किन के मध्य हुआ? देखिए आप, जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। किसके मध्य हुआ भाई? जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो आप बात करेंगे भूताला का युद्ध। किसकी बात करेंगे भाई? भूताला का युद्ध। भूताला जो स्थान है दोस्तों, ये कहां पर पड़ता है? तो आप बात करेंगे उदयपुर में। भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। कब हुआ था? आप बात करेंगे 1227 में। कौन जीता था इस युद्ध में? किसकी विजय हुई थी? तो आप बात करेंगे जैतर सिंह की इस युद्ध में विजय हुई थी। इल्तुतमिश इस युद्ध को हार जाता है। कौन भाई? इल्तुतमिश इस युद्ध को हार जाता है। फिर बात करते हैं अपन स्त्रोत की, यानी कि ये संपूर्ण जानकारियां हैं हमें कहां से प्राप्त होती हैं। ये संपूर्ण जानकारी किस किस ग्रंथ है, किन किन का द्वारा लिखा गया है, यानी कि कौन से ग्रंथों के द्वारा ये जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई है, तो इन स्त्रोतों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों जय सिंह सूरी, क्या नाम है भाई? जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है दोस्तों, जिसका नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है? हमीर मद मर्दन। किसकी पुस्तक है? तो जय सिंह सूरी की पुस्तक है। इस यहाँ से है जो ये जानकारी प्राप्त होती है हमें इस भूताला का युद्ध के बारे में, जैतर सिंह के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है, जैतर सिंह के शासनकाल के बारे में जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं दोस्तों, ये हुई है जय सिंह सूरी की पुस्तक है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप बात करेंगे जय सिंह सूरी। दोस्तों इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने, यानी कि जब ये भूताला का युद्ध होता है, और भूताला का युद्ध जब इस क्षेत्र में मान लो यहाँ पर होता है, जब यहाँ पर भूताला का युद्ध हार जाती है इल्तुतमिश की सेना, तो वो लौटती हुई यानी कि वापस जाती हुई रास्ते में नागदा, जो नागदा एक जगह का नाम है दोस्तों, इस जगह यानी कि नागदा को ये लौटती हुई इल्तुतमिश की सेना नागदा में लूटपाट मचाती है, नागदा को लूटती है। किसको भाई? नागदा को लूट लिया। किसने? इल्तुतमिश की लौटती हुई सेना ने।
दोस्तों जैतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई, नई इनकी न्यू राजधानी है जो चित्तौड़ को किसने बनाई दोस्तों, तो बात करेंगे जैतर सिंह ने। किसने? जैतर सिंह। जैतर सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाया। जैतर सिंह का शासनकाल दोस्तों मेवाड़ का शासनकाल, यानी कि मेवाड़ के शासनकाल में जैतर सिंह का शासनकाल श्रवण काल के नाम से जाना जाता है, श्रवण काल कहलाता है। किसका शासनकाल? जैतर सिंह का शासनकाल। मेवाड़ के शासन में श्रवण काल कहलाता है। तो आप बात करेंगे जैतर सिंह की। किसकी बात करेंगे भाई? जैतर सिंह की बात करेंगे, भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं रतन सिंह की। किसकी बात करते हैं भाई? रतन सिंह। तो दोस्तों रतन सिंह का जो यहाँ पर शासनकाल रहता है वो है 1302 से 1303। कितना भाई? 1302 से 1303, इनकी 1 साल का ही शासनकाल यहाँ पर रहता है, 10-11 महीने का। तो इसमें होता क्या है, देखिए रतन सिंह का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है कुंभकर्ण। तो दोस्तों ये कुंभकर्ण तो यही मतलब इसका इतिहास समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये नेपाल चला जाता है। कहाँ पर भाई? नेपाल चला जाता है। रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण नेपाल जाके किस वंश की स्थापना करता है? तो दोस्तों इसमें देखो नेपाल चला गया और तथा वहां पर गुइल वंश की राणा शाखा की इसने स्थापना की। किस शाखा की भाई? राणा शाखा की। नेपाल में गुइल वंश की राणा शाखा की स्थापना किसने की? तो आप बात करेंगे गुइल, मतलब गुइल वंश का जो शासक था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण किसका भाई था भाई? रतन सिंह का भाई था। ठीक है, तो राणा शाखा की स्थापना नेपाल में किसने की? तो कुंभकर्ण ने। किसने की भाई? कुंभकर्ण ने की है। बात करते हैं 1303 की। दोस्तों 1303 में क्या एक घटना घटित होती है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण किया क्यों, यानी कि आक्रमण करने के कारण क्या थे भाई? तो देखिए कारण के बारे में हम यहाँ देखते हैं। देखिए कारण के बारे में, तो आक्रमण के कारण थे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है भाई, चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व। अलाउद्दीन, देखिए क्वेश्चन आजकल क्या है वो ऐसे एकदम मैं आपको मतलब फैक्ट के रूप में नहीं पूछेंगे, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण के मुख्य कारण रहे तो असंगत बताना है, या फिर जो कारण थे उसमें से असंगत बताना है, कोई एक बताना है, अपना असंगत डाल देगा कोई। ठीक है, तो देखो जिसमें बताया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, बिल्कुल आप यस करेंगे इसको, बिल्कुल है भाई। चित्तौड़ का सामरिक एवं व्यापारिक महत्व, बहुत ज़्यादा महत्व था, बिल्कुल राइट है। सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न, सुल्तान के अंदर घमंड आ गया, उसकी प्रतिष्ठा मतलब मिट्टी में ना मिल जाए, ये मतलब उसका एक सवाल हो गया था, क्वेश्चन हो गया था अपने आप में, इसलिए आक्रमण करना जरूरी हो गया था। चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, बिल्कुल राइट। रानी पद्मिनी की सुंदरता जो अहम पॉइंट है इस युद्ध का, इस मतलब कारण में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पॉइंट आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब जो क्वेश्चन बनेगा ना भाई, तो ऐसे यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाला है, यानी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। फिर बात करते हैं पद्मिनी। तो दोस्तों पद्मिनी के बारे में हम देखें यहाँ पर, तो ये पद्मिनी जो है दोस्तों ये सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। कहाँ की भाई? सिहल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम गंधर्व सेन था, इसकी माता का नाम था संपावती। क्या नाम था? संपावती। देखिए राघव, याद कर लेना, राघव सेतन ने पद्मिनी की सुंदरता, इनकी पद्मिनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, ये बात राघव सेतन ने किसको बताई? तो अलाउद्दीन खिलजी को बताई। किसने बताई? राघव सेतन ने बताई। किसने बताई भाई? तो राघव सेतन ने ये बात बताई अलाउद्दीन खिलजी को कि पद्मिनी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप उसे मतलब अपने पास मतलब लाने के लिए उसको मतलब इस प्रकार से बताया होगा, इसलिए वो कारण मतलब जो रहा है अटैक का, यानी कि आक्रमण का जो मुख्य कारण जो ये माना जाता है। तो दोस्तों 1303 की बात करते हैं। 1303 का चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। क्या हुआ था भाई? पहला साका। साका का मतलब है, देखें, जौर प्लस केसरिया।
जौहर प्लस केसरिया बराबर क्या होता है भाई, साका होता है। ठीक है, तो 1303 में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था। रानी पद्मिनी ने 1600 अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। क्या किया था भाई, जौहर किया था। रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल, रतन सिंह के सेनापति गोरा एवं बादल दोस्तों जो हैं, मतलब ये दोनों थे जिन्होंने इस युद्ध में, यानी कि चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इस आक्रमण के दौरान इन दोनों की जो है वीर गति को ये प्राप्त हुई। रतन सिंह और इनके सेनापति गोरा और बादल, और इनके मतलब साथ में और भी राजपूत सैनिक थे काफ़ी, जिन्होंने केसरिया किया था। और पद्मिनी जो राजा रतन सिंह की रानी थी, इसने 1600 अन्य रानियों के साथ मिलके जौहर को मतलब अंजाम दिया था। साका की बात मैंने अभी आपको बताई है। साका का मतलब था जौहर प्लस केसरिया बराबर क्या होता है भाई, साका। ठीक है, कुछ लोग साका के बारे में साके पढ़े हैं आजकल तक, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं है। ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, दोनों एक साथ होते हैं, उसको बोलते हैं साका। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि राणे मतलब ये रतन सिंह को मतलब पराजित कर देता है। इन रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। और उसके बाद यानी कि अधिकार हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया भाई, खिजराबाद ये नाम इसका कर देता है। और अपने बेटे यानी इसका पुत्र था खिजर खां, खिजर खां को यहाँ का शासक बना देता है। और खिजर खां को ये एक आदेश देता है, और उस आदेश के तहत खिजर खां ने दोस्तों 30,000 कितने भाई, 30,000 लोगों को कत्ले आम कटवा दिया था इस युद्ध के बाद में। ये 30,000 लोग कौन थे भाई, चित्तौड़ के रहवासी थे आक्रमण से पहले के। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। गंभीरी नदी पर जो पुल का निर्माण करवाया था, किसने करवाया, अब बात करेंगे खिजर खां ने। दोस्तों खिजर खां ने चित्तौड़ में मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया भाई, मकबरे का। किसने करवाया, खिजर खां ने करवाया। कहाँ पर करवाया, चित्तौड़ में करवाया। मकबरे के फारसी अभिलेख में, किसमें, मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की साया एवं संसार का रक्षक बताया गया है भाई। इस मकबरे यानी कि चित्तौड़ में जिस मकबरे का निर्माण करवाया है, किसने करवाया है, तो आप बात करेंगे खिजर खां के। किसने करवाया भाई, खिजर खां। खिजर खां ने चित्तौड़ दुर्ग में जिस मकबरे का निर्माण करवाया है, उस मकबरे में फारसी अभिलेख एक जो स्थापित किया गया, उसमें बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी को क्या बताया गया भाई, ईश्वर की साया, ईश्वर की साया एवं दुनिया यानी कि संसार का रक्षक बताया गया। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। कहाँ पर बताया गया, मकबरे के फारसी अभिलेख में। मकबरा कहाँ पर बनाया, चित्तौड़ में बनाया। किसने बनाया, आप बात करेंगे खिजर खां ने। फिर बात करते हैं दोस्तों, कालांतर में चित्तौड़ जो है मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। किसको भाई, मालदेव सोनगरा को दे दिया गया कालांतर में। किसको दे गया, मालदेव सोनगरा को दे दिया। क्या दिया भाई, चित्तौड़ को कालांतर में मालदेव सोनगरा को दे दिया गया। मालदेव सोनगरा को मूसाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई, मूसाला मालदेव के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सा मालदेव है, मालदेव सोनगरा की बात ये करते हैं दोस्तों। पद्मावत पिक्चर भी आई थी एक, पद्मावत आपने देखी होगी। बात करते हैं पद्मावत के बारे में। तो पद्मावत है दोस्तों, ये 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई पद्मावत। कब की बात है, तो 1540 की बात हम यहाँ पर करते हैं। किस भाषा में लिखी गई, तो दोस्तों आप बात करेंगे अवधी भाषा में। किस भाषा में भाई, अवधी भाषा में लिखी गई थी। देखें यहाँ पर बात करते हैं मुहनोत, ये मुहनोत है भाई, ठीक है, क्या है, देखें मुहनोत। दोस्तों मुहनोत नैन्सी तथा जेम्स टॉड ने इस कहानी को स्वीकार किया। जो कहानी हमने देखी है अब तक, यानी कि वो लॉर्ड त्रिसेना ने मतलब नागदा को लूटा था 1303 में, वो अटैक हुआ था
जिसमें गोरा बादल इनके जो रतन सिंह के सेनापति थे, ये संपूर्ण तरह की जानकारी इसमें मिलती हैं। और इसका जो समर्थन किया है, यानी कि इसको स्वीकार किया है मोनो नैन्सी और जेम्स टॉड ने। पद्मावत पुस्तक का नाम है, 1540 की बात है। मलिक मोहम्मद जायसी साहब के द्वारा लिखी गई, अवधी भाषा में ये लिखी गई थी। फिर बात करते हैं अपन सूर्यमल मिश्रण ने। दोस्तों सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार नहीं किया। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा पद्मावत, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनते कैसे बताता हूँ मैं आपको। देखो मान लो इस क्वेश्चन ये है अपना पद्मावत, तो दोस्तों पद्मावत क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में शामिल कर दिया, मलिक मोहम्मद जायसी साहब को भी शामिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा मोनो नैन्सी तथा जेम्स टॉड ने इस कहानी को स्वीकार किया था। तो आप बात करेंगे बिल्कुल किया था। सूर्यमल मिश्रण ने इसे स्वीकार किया था, हाँ ऐसा बताएगा भाई, किया ये नहीं है वो नहीं लगाएगा, किया था। तो आपको ये देखना है कि सूर्यमल मिश्रण ने इस कहानी को स्वीकार नहीं किया था भाई, क्या नहीं किया था, ये आपको देखना है। ये असंगत में आपको वहां पर साँटना है। खवाइन देखिए, खजाइन उल फुतू तारीख अलाई अमीर खुसरो साहब की एक रचना है। किसकी है भाई? अमीर खुसरो की रचना है खजाइन उल फुतू तारीख अलाई। इस पुस्तक से अलाउद्दीन खिलजी के मतलब चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है आपको? तो आप बात करेंगे खजाइन उल फुतू तारीख अलाई अमीर खुसरो साहब की। माना जाता है जब ये युद्ध हुआ था, तो दोस्तों ये अमीर खुसरो हैं जो इस युद्ध में शामिल था। इसने अपना आंखा देखा हाल है जो इस पुस्तक में अंकित किया है। गोरा बादल की सौपाई। तो दोस्तों गोरा बादल की जो सौपाई है, ये हेमरतन सूरी साहब की सौपाई है। किसके भाई? हेमरतन सूरी साहब की सौपाई है। रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। देखें, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया। किसके भाई? मेवाड़ का वो कौन सा अंतिम राजा था? मेवाड़ का अंतिम राजा कौन था जिसने रावल की उपाधि का प्रयोग किया? तो आप मतलब बात करेंगे रतन सिंह की। किसकी बात करेंगे भाई? रतन सिंह। तो दोस्तों रतन सिंह जो अंतिम राजा था मेवाड़ का, जिसने रावल की उपाधि का क्या किया था भाई? प्रयोग इसने किया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमीर की। तो दोस्तों हमीर की हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पर, तो देखें हमीर का जो शासनकाल था मेवाड़ की इतिहास में, मेवाड़ की हिस्ट्री में हमीर के शासनकाल को हम देखते हैं 1326 से 1367 की बात करते हैं। 1326 से 1367 तक का जो शासनकाल रहा है वो राजा हमीर का रहा है। किसका भाई? हमीर का शासनकाल रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन बनवीर सोनगरा। दोस्तों बनवीर ये सोनगरा था, ये मालदेव का बेटा था। किसका बेटा था भाई? मालदेव का। यानी कि हमने पीछे देखा है कालांतर में चित्तौड़ किसको दे दिया था भाई? मालदेव सोनगरा को दे दिया था। और मालदेव जो सोनगरा था उसका बेटा था ये बनवीर। तो दोस्तों बनवीर जो सोनगरा यानी कि मालदेव का बेटा था, इसको हराकर, किसको भाई? बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर यह अधिकार कर लेता है। कौन? तो आप बात करेंगे हमीर की। कौन कर लेता भाई? हमीर। तो दोस्तों हमीर किसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है? तो बनवीर को हराकर, बनवीर सोनगरा को हराकर। बनवीर सोनगरा मालदेव का बेटा था, मालदेव सोनगरा का, जिसको कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चित्तौड़ है जो इसको दे दिया गया था मालदेव को। फिर इसने हमीर ने बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है और मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। किसे भाई? मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो अब बात करेंगे राजा हमीर की। हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। दोस्तों हमीर सिसोदा गांव का था। किसका था भाई? हमीर। ध्यान से देखे, बहुत मजे की बात है, आपको मतलब याद आएगी, मतलब याद हो जाएगा। हमीर सिसोदा गांव का रहने वाला था, इसलिए गुइल वंश की सिसोदिया शाखा का जो शासन है वो प्रारंभ होता है यहाँ से। कहाँ से भाई? हमीर कहाँ का रहने वाला था? सिसोदा गांव का रहने वाला था, इसलिए गुइल वंश की सिसोदिया शाखा का जो शासन है वो प्रारंभ हुआ। हमीर ने राणा उपाधि का प्रयोग किया। राणा उपाधि का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम तो आप बात करेंगे यहाँ पर हमीर की। हमीर ने चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर बनाया। चित्तौड़ में बरबड़ी माता का मंदिर किसने बनाया?
आप बात करेंगे हमीर ने बनाया। दोस्तों बरबड़ी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो आप बात करेंगे चित्तौड़ में। हमीर ने चित्तौड़ में किस मतलब देवी का मंदिर बनाया, आप बात करेंगे बरबड़ी माता का मंदिर बनाया। बरबड़ी माता को दोस्तों अन्नपूर्णा माता के नाम से भी जाना जाता है, जो गोहिल वंश की इष्ट देवी है। देखिए एक तो होता है इष्ट और एक होता है कुल देवी, तो दोस्तों दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है भाई। तो ये कुल देवी नहीं थी, ये बरबड़ी माता अन्नपूर्णा माता है दोस्तों। ये गोहिल वंश की क्या थी, इष्ट देवी थी भाई, इष्ट देवी, ना कि ये कुल देवी थी। ठीक है, तो बात करेंगे कुल देवी की, तो कुल देवी कौन थी भाई, गोहिल वंश की कुल देवी की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे बाण माता की। किसकी बात करेंगे, बाण माता की। गोहिल वंश की कुल देवी की बात करेंगे तो आप बात करेंगे बाण माता की लिए, यानी कि बाण माता जो थी गोहिल वंश की कुल देवी थी, इष्ट देवी जो है और कुल देवी है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है भाई। कुम्भलगढ़ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे, काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। कुम्भलगढ़ परिस्थिति में हमीर को विषम घाटी पंचानन किस परिस्थिति में, किस अभिलेख में, किस शिलालेख में बताया गया है, तो आप बात करेंगे कुम्भलगढ़ शिलालेख की, कुम्भलगढ़ परिस्थिति की, कुम्भलगढ़ अभिलेख की, जहां पर हमीर को विषम घाटी पंचानन जो है कहा गया है। रसिक प्रिया, दोस्तों रसिक प्रिया नामक पुस्तक में हमीर को वीर राजा बताया गया है। क्या भाई, वीर राजा, वीर राजा, वीर राजा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आप बात करेंगे हमीर के लिए। किस पुस्तक में बताया गया है, तो आप बात करेंगे रसिक प्रिया की। किसकी बात करेंगे भाई, रसिक प्रिया नामक पुस्तक में राजा हमीर को वीर राजा के रूप में बताया गया है, वीर राजा कहा गया है, वीर राजा के नाम से जाना गया है। सिसोदा गांव की स्थापना दोस्तों राहप ने की गई थी। किसने की थी, राहप ने की भाई। सिसोदा गांव की स्थापना किसने की, तो आप बात करेंगे राहप ने। किसने की, राहप ने। फिर बात जो राणा मतलब लाखा, यानी कि राणा लाखा जिसका नाम था लक्ष्य सिंह, लक्ष्य सिंह का नाम था राणा लाखा, दोनों एक ही बात है, कोई भी बात बताएं आप। इनका जो शासनकाल था 1382 से लगाकर 1421 तक। कितना भाई, 1382 से 1421 तक इनका शासनकाल रहा था राणा लाखा का। जावर दोस्त यानी कि उदयपुर में, यहाँ पर सांदी की खान है भाई। किसकी खान है, सांदी की खान है। आप देखें आगे जैसे कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके दिमाग में आगे मत पढ़ो एकदम से, आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ होगा क्या, है ना, यानी कि उस चीज़ों को आप लंबे टाइम तक याद रख पाते हो भाई। जावर उदयपुर में सांदी की खान प्राप्त हुई थी। किसके समय में, तो बात करेंगे राणा लाखा के समय में हुई थी। एक बंजारे ने पिछोला झील जो है उदयपुर में उसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील के पास नटनी का सबूतरा बना हुआ है। किसका भाई, नटनी का जो सबूतरा है वो बना हुआ है। कहाँ पर, पिछोला झील के मतलब पास में। कुंभाहाड़ा, कुंभाहाड़ा राणा लाखा का साला था। कौन था भाई, कुंभाहाड़ा का संबंध राणा लाखा से किस में है, तो आप बात करेंगे साला के रूप में। ठीक है, कुंभाहाड़ा राणा लाखा का साला था। नकली बूंदी, ध्यान रखना, नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। कौन, कुंभाहाड़ा जो राणा लाखा का साला था, ये नकली बूंदी की रक्षा करते हुए ये मारा गया था भाई। मेवाड़ की बात करते हैं यहाँ पर अपन, देखें मेवाड़ गोइल वंश और मारवाड़ राठौड़ वंश। देखें यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये सुंडा है और ये भी सुंडा है। दोस्तों ये तो थे मेवाड़ यानी कि मारवाड़ का राठौड़ वंश का ये राजा था। कौन था भाई, ये था राजा यहाँ का। और ये सुंडा था राणा लाखा का पुत्र। कौन था भाई, राणा लाखा का पुत्र था ये सुंडा, जो मेवाड़ के भीष्म के नाम से मतलब इसको जाना जाता है। किसको भाई, राणा सुंडा को। फिर बात करते हैं राणा लाखा की शादी की। तो दोस्तों राणा लाखा की शादी होती है हंसाबाई से। किससे होती है भाई, हंसाबाई से होती है। यानी कि क्या होता है भाई, विवाह होता है। क्या होता है, विवाह, इनसे इनका विवाह होता है। और हंसाबाई इस सुंडा की, राठौड़ वंश के सुंडा की पुत्री होती हैं। क्या होती है भाई, ये इस सुंडा की बेटी होती है हंसाबाई। और ये राणा लाखा के साथ इसका मतलब विवाह होता है। इसकी शादी से पहले यानी कि दूसरी रानी से ये सुंडा है जो मतलब
पुत्र के रूप में ये पहले से था इनके, राणा लाखा के, ठीक है भाई, जो मेवाड़ के भीष्म के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पर रणमल की, इस सुंडा से संबंधित ये रणमल भी था, ठीक है भाई। फिर आगे देखिए आप नेक्स्ट, तो मारवाड़ राठौड़ वंश की अपन यहाँ पर बात करें, मारवाड़ राठौड़ देखें तो दोस्तों, मारवाड़ राठौड़ वंश यानी कि मारवाड़ के राजा सुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के राणा लाखा से हुई थी, जो हमने अभी ऊपर यहाँ पर देखा था। इससे पहले किससे भाई? राणा लाखा से हुई थी। इस समय लाखा के बेटे सुंडा ने प्रतिज्ञा की, किसने? लाखा, मतलब राणा लाखा, राणा देखे राणा लाखा के बेटे किसने? सुंडा ने ये क्या की थी? प्रतिज्ञा की कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा भाई, बल्कि मेवाड़ का अगला राजा जो बनेगा वो होगा हंसाबाई का बेटा, जो भी होगा वो हंसाबाई का पुत्र जो भी होगा वो आने वाले समय मेवाड़ का राजा होगा। किसने की ये प्रतिज्ञा? यानी कि इस हंसाबाई के जो हस्बैंड थे राणा लाखा, इसके पुत्र थे सुंडा, है नी, इसने की थी प्रतिज्ञा। और ये हंसाबाई किसकी पुत्री थी? तो ये मारवाड़ के जो राठौड़ राजा थे सुंडा, उसकी पुत्री थी। देखो सुंडा का मतलब भाई, सुंडा को है जो मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता रखा ऊपर, सुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। दोस्तों सुंडा के त्याग के कारण उसे कई विशेषता अधिकार दिए गए। सुंडा ने ये त्याग कर दिया कि मेवाड़, देखे क्या त्याग किया भाई, कि मेवाड़ का जो नेक्स्ट जो अगला राजा होगा मेवाड़ का, वो मैं नहीं बनूंगा, इसने ऐसा कहा था सुंडा ने, बल्कि कौन बनेगा? हंसाबाई, जो इसकी मतलब सेकंड माँ थी, ठीक है, उससे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, यानी कि वो राजा होगा। इतने इसने त्याग दिए, इसके कारण इसको कुछ विशेष मतलब अधिकार दिए गए थे। जैसे मैं अपन बात करें तो मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकानों में से मेवाड़ के कितने भाई? 16, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने, उनमें से 4 ठिकाने सुंडा को दे दिए। कितने भाई? 4 ठिकाने मतलब सुंडा को दे दिए गए। और इसमें सलुम्बर भी शामिल था। सलुम्बर जो बहुत ही प्रसिद्ध था उस टाइम, ये सलुम्बर भी इसमें प्रसिद्ध था। सलुम्बर की बात करें दोस्तों तो सलुम्बर आपका उदयपुर में ठिकाना था, जो मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था। किसका भाई? मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था। सलुम्बर का सामंत यानी कि सुंडा, कौन भाई? सुंडा हो गया ना, अब तो इसके पास आ गया ये ठिकाना। सलुम्बर का सामंत यानी कि जो सुंडा मेवाड़ का राज तिलक करेगा, बिल्कुल करेगा भाई, ये उसको अधिकार मिल गए थे। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, सारी शक्तियां इसके पास आ गई थी, ठीक है, सेनापति होगा। मेवाड़ के सभी राजपत्रों पर राणा के साथ सलुम्बर का सामंत भी हस्ताक्षर करेगा। तो आप ये बात बताइएगा कि क्या ये किसी राजा से कम रहा है क्या? बताइए भाई। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा, राज तिलक करेगा, सलुम्बर का सामंत हस्ताक्षर करेगा राजपत्रों पर, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। राणा की अनुपस्थिति में, राणा की गैर मौजूदगी में सलुम्बर का सामंत मतलब राणा सुंडा राजधानी को संभालेगा। बताइए भाई, क्या ये किसी राजा से कम लग रहा है क्या आपको? काफी हद तक इसको अधिकार जो प्राप्त हुए थे। तो बात करते हैं यहाँ पर हरावल। तो दोस्तों ये हरावल की बात करें, देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन देखे जाते हैं। हरावल यानी कि सेना की अग्रिम टुकड़ी। दोस्तों सेना की अग्रिम टुकड़ी आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें हरावल होगा, उसको राइट करके आ जाना भाई, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। सेना की पिछली टुकड़ी, तो सेना की पिछली टुकड़ी का बात करें यहाँ पर तो संदावल होगा भाई, क्या होगा? संदावल। अगली टुकड़ी तो हरावल यानी कि सामने वाले को हराएगा कौन? जो आगे रहेगा, ध्यान रखना। तो अग्रिम यानी अगली टुकड़ी है ना, फ्रंट वाली। संदावल की बात करें तो पिछली मतलब टुकड़ी, पिछली संदावल, छिपी हुई पिछली, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। तो देखो भाई, आप हमने यहाँ पर देखा है राणा सुंडा को। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर मोकल को। मोकल को यहाँ पर देखें तो देखें, मोकल का जो शासनकाल रहा है दोस्तों 1421 से 1433 तक का जो टाइम पीरियड था मेवाड़ के इतिहास में। कहाँ पर भाई?
मेवाड़ के इतिहास में 1421 से 1433 तक का जो शासनकाल रहा है वो रहा है दोस्तों मोकल का। किसका भाई? मोकल का। इसके मोकल के पिता का नाम था राणा लाखा, माता का नाम था हंसाबाई, जिसकी हमने कुछ देर पहले बात की थी कि राणा सुंडा ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ का शासक राजा उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, बल्कि कौन बनेगा भाई? ये इसने प्रतिज्ञा की कि मेरे जीते जी मैं हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी राजा बनाऊंगा। किसने की ये प्रतिज्ञा? तो आप बात करेंगे सुंडा की। सुंडा कौन था? राणा इसके देखिए लाखा का पुत्र था। किसका भाई? लाखा का पुत्र था, जो दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ था। फिर हंसाबाई से शादी हो जाती है। हंसाबाई यानी कि मारवाड़ के राठौड़ राजा सुंडा की पुत्री हंसाबाई की शादी राणा लाखा से होती है और इनसे उत्पन्न होता है ये मोकल। किनसे भाई? हंसाबाई से। जो हंसाबाई का पुत्र ये मोकल, जो मेवाड़ का राजा रहा है 1421 से 1433 के मध्य। तो दोस्तों देखिए, पिता की बात करें तो राणा लाखा इसके पिताजी थे, हंसाबाई इसकी माता थी। लेकिन इसका जो संरक्षक की बात करें तो सुंडा इसका बड़ा भाई था। कौन था भाई? बड़ा भाई। अरे भाई हो गया ना भाई, माँ अलग हुई तो क्या है, बाप तो एक ही था ना दोनों का। देखिए ये है ना, तो इसका बड़ा भाई हो गया सुंडा। ठीक है। हंसाबाई के विश्वास के कारण सुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं, देखिए मालवा का सुल्तान। तो दोस्तों मालवा का सुल्तान था होशंगाबाद उस समय, यानी कि इनके मोकल के समकालीन, मोकल के सेम टाइम में मालवा का सुल्तान था होशंग शाह। देखिए हंसाबाई के अविश्वास के कारण सुंडा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। मालवा का सुल्तान था होशंग शाह। ठीक है। रणमल यानी हंसाबाई का भाई को मोकल का संरक्षण बनाया गया। सुंडा यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद में इस मोकल का जो संरक्षण की बात करें तो ये हंसाबाई का जो भाई था रणमल, इसका संरक्षण बनाया गया। मोकल ने दोस्तों एक लिंग मंदिर का परकोटा बनाया। एक लिंग मंदिर का परकोटा किसने बनाया? तो आप बात करेंगे मोकल ने। किसने बनाया भाई? मोकल ने बनाया। क्या बनाया? एक लिंग मंदिर का परकोटा किसने तैयार करवाया था? मोकल ने। चित्तौड़ में समदीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किसने? मोकल ने। बात यहाँ पर मोकल की चल रही है भाई पूरी। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? मोकल ने। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण मोकल ने करवाया था। इसको किस नाम से जाना जाता था? तो आप बात करेंगे त्रिभुवन नारायण मंदिर। तथा इसे भोज परमार ने बनाया था। किसने भाई? भोज परमार। देखें बात चल रही है समिदेश्वर मंदिर की, तो समिदेश्वर मंदिर को बनाया किसने? भोज परमार ने बनाया। किसने बनाया भाई? तो आप बात करेंगे भोज परमार ने इसको बनाया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? मोकल ने। ठीक है। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप बात करेंगे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता था। बनवाया कब बनवाया? तो देखे 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कब किया भाई? 1433 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। इस समय सासा मेहरा तथा अंबा पंवार ने जिलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर मोकल की हत्या कर दी। किन्होंने भाई? सासा और मेहरा ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी। कहां पर? एम्पा पंवार ने। किन्ने? देखो सासा मेहरा तथा एम्पा पंवार ने जिलवाड़ा कहां पर है? राजसमंद में नामक स्थान पर मोकल की है जो हत्या कर देते हैं। कौन भाई? सासा मेहरा, एम्पा पंवार। कहां पर? जिलवाड़ा राजसमंद स्थान पर। फिर देखें हमने यहाँ पर जो देखा है इस क्वेश्चन में यहाँ तक मेवाड़ के इतिहास के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों राणा कुंभा के
जे संबंधित जितने भी जहाँ जहाँ से जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना हमको रहती है, उस सभी तमाम तरह के टॉपिक को हम यहाँ देखेंगे राणा कुंभा को अगले नेक्स्ट वीडियो में। 1433 से मतलब 1468 तक का जो टाइम रहा है, ये राणा कुंभा के शासनकाल का टाइम रहता है। ठीक है भाई, फिर क्या करता कुंभा है जो देखें अगले वीडियो में हम बात करेंगे। कुंभा जब कुंभा राणा बनता है तो उसके बाद में इस मेरा को अम्पा पंवार को ये मौत के घाट उतार देता है और अपने पिता मोकल की हत्या का ये क्या ले लेता है भाई, बदला लेता है। ये तमाम तरह की जानकारियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राणा कुंभा के साथ।